रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का जो चुनाव बेहद आसान माना जा रहा था, वो चुनाव अब थोड़ा सा कठिन हो गया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई थी, जिस पर बीजेपी ने संख्या बल के हिसाब से पहले 7 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, उनका नामांकन भी करवाया था। और समाजवादी पार्टी ने अपनी संख्या बल के हिसाब से 3 उम्मीदवारों का नामांकन करवाया था। लेकिन आज अचानक बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का नामांकन करवा दिया, और वे 8वें उम्मीदवार हैं संजय सेठ, जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब चूंकि सीटों की संख्या 10 है और उम्मीदवार 11 हो गए, लिहाजा एक सीट को लेकर पेच बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। आखिरकार बीजेपी ने इस 8वें उम्मीदवार का नामांकन क्यों करवाया है? बीजेपी संख्या बल के हिसाब से अपने 8वें उम्मीदवार को कैसे जिताएगी, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी ने किन किन उम्मीदवारों को राज्यसभा के लिए नामांकन करवाया है। बीजेपी ने पहले जिन 7 उम्मीदवारों का नामांकन करवाया था, उसमें सुधांशु त्रिवेदी, अमरपाल मौर्य, आरपीएन सिंह, नवीन जैन, संगीता बंसल, साधना सिंह और तेजवीर सिंह का नामांकन करवाया था। और आज 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ का नामांकन करवाया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन का नामांकन करवाया था। तो ये तो उम्मीदवारों की बात हो गई। अब जरा दलीय स्थितियों को समझिए, यानी कि जो दलीय स्थिति है, राजनीतिक दलों के पास विधायकों की संख्या कितनी है, इसको भी समझिए। बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 252 विधायक हैं। अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल, जो कि बीजेपी की सहयोगी है, उसके पास 13 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल, जो भी हाल ही में एनडीए का हिस्सा बना है, उसके पास 9 विधायक हैं। निषाद पार्टी के पास 6 विधायक हैं। सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास 6 विधायक हैं। इस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कुल विधायकों की संख्या 286 होती है। जनसत्ता दल, जो कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी है, उसकी पार्टी के 2 विधायक हैं और उनकी भी नजदीकी बीजेपी से मानी जाती है। और उनको भी अगर एनडीए में शामिल कर लिया जाए तो उनके विधायकों के जोड़ने के बाद एनडीए के विधायकों की संख्या 288 हो जाती है। अब अगर बीजेपी को अपने सभी 8 उम्मीदवारों को चुनाव जितवाना है राज्यसभा का, तो उसके लिए 37 वोटों के हिसाब से 8 राज्यसभा सीटों के लिए उनको कम से कम 296 विधायकों की जरूरत होगी, यानी उनके वोटों की जरूरत होगी। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास कुल 288 वोट है और 8 वोट कम है। तो बीजेपी इन 8 वोटों का इंतजाम कैसे करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए तो समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की संख्या इस वक्त 108 है। कांग्रेस चूंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उसके विधायकों की संख्या 2 है। दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 110 विधायक इंडिया गठबंधन के पास होते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताना है तो उन्हें कम से कम 111 वोटों की जरूरत होगी, यानी 111 विधायकों के मतों की आवश्यकता होगी। इनके पास 1 वोट कम है। यह फिलहाल मौजूदा स्थिति है जो मैंने आपको बताई। अब सवाल यह है कि राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने आखिरकार ये अपना 8वां उम्मीदवार क्यों उतारा? क्या आसानी से 7 सीटों को जीतकर बीजेपी 7 राज्यसभा की सीटें नहीं ले सकती थी? क्या राज्यसभा के चुनाव को उत्तर प्रदेश में फंसाने की कोशिश की गई है, या बीजेपी के पास कोई दूसरी गणित है, दूसरा समीकरण है, जिसके आधार पर वो अपने 8वां उम्मीदवार को भी जितवा सकती है? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव का रण क्या होगा, यूपी में किसका गेम सेट होगा, क्या राज्यसभा का गणित है, कहां पर पेच फंसा हुआ है, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमजीद अहमद, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा अनुपम मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है, जो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। तो सबसे पहला सवाल राघवेंद्र जी आपसे ही है, सीटों की संख्या के हिसाब से 7 राज्यसभा की सीटें आपके लिए बिल्कुल पक्की हो गई थी, ये 8वां उम्मीदवार क्यों ले आए अचानक? राघवेंद्र जी। नहीं, देखिए अशोक जी, राजनीति इतनी सीधी सीधी होती नहीं है। व्यवहारिक राजनीति तो ये है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वोटों का जुगाड़ रहा होगा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता है, पार्टी जो कहने को बोलती है मैं बोलता हूं, लेकिन निश्चित रूप से रणनीति इस तरीके की रही होगी, नहीं हम 8 सदस्य जिताने में सक्षम होंगे, इसीलिए हमारी पार्टी ने ये दांव खेला है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था ऐसी रही होगी। देखिएगा, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, आगे देखिए, आगे आने वाले समय में कभी हमने इस प्रकार की कच्ची गोली हम लोगों ने नहीं खेली है। हमेशा से एक आध प्रत्याशी ज्यादा हम लोग लड़ाते रहे हैं, उनको जिताते रहे हैं। इस बार भी आपको देखिएगा अशोक जी, देखने में वही मिलेगा।
नहीं, गणित क्या है, मैं गणित समझना चाह रहा हूँ नहीं, राघवेंद्र गणित जी। तो कुछ होगी व्यवस्था, संगठन ने कुछ सोच के खड़ा किया होगा, कोई तैयारी रही होगी। भाई बिना तैयारी के कोई लड़ाई थोड़ी ना होती है भाई। हमारी तैयारी होगी 8 प्रत्याशी जीतने की, इसको हमने 8 प्रत्याशी खड़े कर दिया। नहीं, लेकिन अगर सीटों की संख्या की बात करूं, जो अभी फिलहाल मौजूदा दलीय स्थिति है, तो उस लिहाज से राजा भैया की पार्टी के दोनों विधायक भी अगर आपके साथ आ गए, तो कुल संख्या 288 हो रही, और आपको जीतने के लिए कम से कम 296 वोट चाहिए। जी जी तो जी ये जी, 8 बिल्कुल। वोट आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी कोई व्यवस्था हो गई होगी, ये कौन सी व्यवस्था है राघवेंद्र नहीं, जी? निश्चित रूप से, अरे कोई हमारे तमाम हो सकते हैं, हमारे किसी अन्य दलों के कोई विधायक हमारे संपर्क में हो, कोई इस तरीके की व्यवस्थाएं रहती हैं हमारी। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में वटवृक्ष हो गया है, तमाम लोग उससे संपर्क में रहते हैं। और हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए देखिएगा अभी हफ्ते भर के अंदर कितने लोग आ गए हैं, और आगे हफ्ते भर में कितने लोग आने वाले हैं। तो ये 8-10 वोट की व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है अशोक जी। हम लोग जब इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, तब हम लोग व्यवस्था कर लेते थे प्रत्याशी जिताने की। तो एक प्रत्याशी जिताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिएगा हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। चलिए, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जी, 8 उम्मीदवार को जिताने का दम भर रही है बीजेपी। वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ व्यवस्था है, कुछ लोग संपर्क में है। देखिए ये बिल्कुल सही कर रहे हैं ये राघवेंद्र जी, ये पास व्यवस्था है। और जिस व्यवस्था की बात एक आप कर रहे हैं, वो व्यवस्था राघवेंद्र भाई भी समझ रहे हैं, हम लोग किस तरह की व्यवस्था की बात तो कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि इनके पास ईडी की व्यवस्था है, सभी आवाज लोग खराब जानते आ हैं। रही है अशोक उसके जी की। अशोक जी, उसके आपकी आवाज अलावा रुक के आ रही है, कुछ कुछ उसमें गड़बड़ है आवाज में। एक बार अपना ऑडियो ठीक कीजिए अशोक आप। जो आपकी आवाज खराब आ रही है। मेरी आवाज अनुपम जी आपको खराब जा रही है? हमारे मुझे सबकी सबकी आवाज साफ आ रही, केवल अशोक जी की आवाज नहीं आ रही। अशोक जी, आप देखिए अपना ऑडियो ठीक कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो अनुपम जी, जब तक अशोक जी हमारे साथ जुड़ते हैं, सवाल मेरा वही है, ये जो सीटों का गणित है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा को लेकर, ये तो बिगड़ गया संख्या बल के हिसाब से। अशोक जी, राघवेंद्र जी ने बहुत दिलचस्प तरीके से जवाब दे दिया इसका कि हम हाँ, जुगाड़ कर लेंगे, हम व्यवस्था कर लेंगे। तो मतलब अच्छा लगा इतना स्पष्ट जवाब देखकर। जुगाड़, हाँ, व्यवस्था वगैरह वगैरह। अब देखें, सीटों का गणित का जहां तक लिहाज है, एक सिंपल सी बात है कि दो तीन चीजें ध्यान दें। पहली बात तो ये कि अगर कुछ भी नहीं होता तो समाजवादी पार्टी एक सीट से शॉर्ट पड़ रही थी तीसरे कैंडिडेट के लिए। हम्म, उनके पास उनके दो विधायक जेल में हैं। हम्म, इसके अलावा अब पल्लवी पटेल भी आपने देख लिया कि पलट गई हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम वोट नहीं देंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी सीधे सीधे 2 या 3 वोट शॉर्ट पड़ेगा, उसको ज्यादा भी पड़ सकता है। और पहले दो कैंडिडेट्स तो निकल जाएंगे, जया बच्चन निकल जाएंगी और आलोक रंजन निकल जाएंगे। लेकिन रामजी लाल सुमन के लिए एक दिक्कत आ सकती है, उन्होंने उनको तीसरे नंबर पे एक रिस्की उसमें डाला हुआ है। हम्म, दूसरी बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी जो सेठ को लेके आए हैं, तो सेठ साहब आप जानते हैं असली वाले सेठ है। और हम्म, किसी जमाने में समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हुआ करते थे, उनके सांसद भी हुआ करते थे, उनके कोषाध्यक्ष भी हुआ करते थे। ये 2019 में उनके ऊपर इनकम टैक्स रेड वगैरह पड़ी तो ये भाजपा में चले गए। सपा का जो सिपाही परिवार है, उसमें तमाम लोग इनसे कारोबारी रिश्ते के लिहाज से जुड़े हुए हैं। इनके इनके कारोबारी रिश्ते एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता से हैं, और जिसका असर समाजवादी पार्टी के तमाम मुस्लिम विधायकों पर भी है। तो जब इस तरह का एक रिस्की सीट होती है, तो उसको हमेशा किसी उद्योगपति को, किसी भी धन बली को दिया जाता है, जिसमें वो अपनी सीटों का जुगाड़ खुद कर सके। तो आपने देखा था सुभाष चंद्रा की बात आ रही थी वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने, भाजपा ने एक मास्टर दांव खेलते हुए सेठ को आगे कर दिया है। और सेठ के जो ताल्लुकात है वो भाजपा में भी लोगों से हैं, सपा में भी लोगों से हैं, बसपा में भी लोगों से हैं, रालोद में भी हैं, सब जगह उनके ताल्लुकात है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है। और मेरा अपना अंदाजा है कि राघवेंद्र जी सही कह रहे हैं, ये सीट भाजपा निकाल लेगी। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी को कई जवाब देने पड़ेंगे। पहली तो ये कि
ऐसी ऐसे क्या सुर्खाब के पर लगे हैं जया बच्चन में, जिनको रिकॉर्ड 5वीं बार भेजा जा रहा है। मुझे याद नहीं पड़ता, आप पत्रकार हैं, रांगेश जी पॉलिटिशियन हैं, अगर आप दोनों को याद पड़ता हो तो आप मुझे बताएं। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी शख्स को एक ही राजनीतिक पार्टी द्वारा लगातार 5 बार राज्यसभा में भेजा गया हो। तो जया ठीक बात। बच्चन को भेजने का क्या कारण हो सकता है? फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप पहले नंबर पे एक हीरोइन को रखते हैं, दूसरे नंबर पे एक ब्यूरोक्रेट को रखते हैं, और बात करते हैं पीडीए की, और जो दलित कैंडिडेट लेके आते हैं उसको आप तीसरे नंबर पे देखते हैं। ये जान के रखते हैं, ये समझते हुए रखते हैं कि वो तीसरा कैंडिडेट फंस सकता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भी इसमें बहुत जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। अशोक जी। बिल्कुल। अशोक यादव जी फिर हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात अनुपम मिश्रा जी कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने जिन 3 लोगों को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, उसमें पहले नंबर पर जया बच्चन जी को रखा, दूसरे नंबर पे आलोक रंजन जी को रखा, तीसरे नंबर पर रामजी लाल सुमन को रखा। तो ये कैसे कैटेगराइज किया 1, 2, 3? और दूसरा, ये राज्यसभा का जो गणित बिगड़ रहा है, इसका कितना प्रभाव देख रहे हैं अपने ऊपर आप, समाजवादी पार्टी का? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए, आ रही है मेरी आवाज। आवाज आ रही है? आपकी आवाज मैं ये कह रहा था कि जी, मैं ये कह रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता भी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि उनके पास बहुत सारे जुगाड़ हैं। तो जुगाड़ तो उनके पास असीमित जुगाड़ है, इस चीज को खोल के नहीं बता रहे हैं। वो चीज हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं किस तरह जुगाड़ है। उनके पास ईडी जैसी एजेंसी है, और एक और जुगाड़ है जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जुगाड़। जिस तरह से असीमित पैसा इन्होंने लिया है ट्रांसपेरेंसी को दरकिनार करने के लिए, उनके पास हर तरह के साधन है। आपने देखा होगा ब्लॉक का छोटा सा चुनाव था, और पसकवा ब्लॉक में एक महिला बीडीसी की साड़ी तक खींच दिया इन लोगों ने चुनाव जिताने के लिए। तो इनके पास जुगाड़ असीमित है। तो जुगाड़ की बात हम लोग का ज्यादा बढ़िया है। और रह गई बात, देखिए, जो इनके पास जो 8 या 10 एमएलए कम हो रहे हैं, उसे लेकर के आप देखिए पूरा नंगा नाच सरकार करेगी। नंगा नाच मतलब पूरा खेल फर्रुखाबादी होगा। और हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारा जो एक एमएलए जो हमारी संख्या में कम हो रहा है, एक एमएलए का जो सिस्टम है, हमारी पार्टी के साथ कुछ लोग हैं ऐसे विधायक जो समाजवादी विचारधारा से मतलब है, उनका विचारधारा समाजवादी है। तो एक एमएलए हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एमएलए हम लोग मैनेज कर लेंगे। भाजपा की जो आप देखेंगे गुणागणित तानाशाही, गुंडागर्दी और पुलिसिया ईडी के छापे और तमाम बातें आपको देखने को मिलेगी, हॉर्स ट्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद भी हमारे आश्वासन है, हम लोग आश्वस्त है कि हम लोग 3 सीटें अपना राज्यसभा का निकाल। लेकिन कैसे निकालेंगे? संख्या बल तो आपके पास भी कम है। मतलब आपके सहयोगी दल भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि जिस पीडीए का दावा करके अखिलेश यादव जीत का दम भर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उस पीडीए की झलक राज्यसभा में टिकट बंटवारे में नहीं दिखी। देखिए अशोक जी, पीडीए की झलक को लेकर के राष्ट्रपति ने हमारा कल भी कहा, ये कोई 3 राज्यसभा की सीटें ही आखिरी नहीं है जहां पे पीडीए को रिप्रेजेंटेशन देना है। हमारे पास अभी समूह लोकसभा की सीटें बची हुई, अभी 16 सीटों पर ही हमने अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। इसके अलावा उसके बाद राज्यसभा की सीटें आएंगी। तो ऐसा नहीं कि 3 राज्यसभा के बाद हमारे पास कोई अवसर नहीं मिलेगा कि हम पीडीए के लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन दें। बहुत सारे अवसर हैं। अगर ये बात आपने कहा कि पीडीए का क्या रिप्रेजेंटेशन है, पार्टी का नेतृत्व कमेटी डिसाइड करती है, और उस कमेटी के वजह से फैसला आया कि लोगों का जिसका नाम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे हमारे अगले जो भी प्रत्याशियों का घोषणा होगी अशोक जी लोकसभा चुनाव में, उसमें पीडीए का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 16 जो सीटें हमने घोषित की उसमें आपको पीडीए दिखा, अच्छा खासा पीडीए दिखा उस 16 सीटों में। इसी तरह से पीडीए का रिप्रेजेंटेशन आपको आगामी लोकसभा चुनाव करवाने में हमारे राष्ट्रीय ने भी आश्वस्त किया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राघवेंद्र सिंह जी, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप लोग दुरुपयोग बहुत करते हैं एजेंसीज का, धन बल का, सरकार का, सत्ता का, इस तरह का दुरुपयोग करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये तो गंभीर आरोप है बीजेपी के ऊपर कि संख्या बल है नहीं, और इस तरह का आरोप लगने लगा। अशोक जी, ये लोग इस तरीके के गाल बजाने का काम हमेशा करते रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, तो इन लोगों ने एक आरोप लगाया था चुनाव आयोग के ऊपर कि हमारी हर विधानसभा सीट से 10,000 नाम काट दिए गए। जब चुनाव आयोग ने बोला लाइए लिस्ट दीजिए 10,000 नाम कौन कौन से काटे गए, ये बगले झाँकने लगे।
ये तरह के आरोप लगाते रहते हैं। कभी कहते हैं चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ, कभी कहते हैं पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, कभी कहते हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हुआ। इस प्रकार के अलग आरोप ये लोग इस प्रकार के लगाते रहते हैं। ये देश और प्रदेश की जनता ये सुनने की आदी हो गई है। अगर भाई ये इतने ही लोकप्रिय होते, इतने विश्वसनीय होते, आज इनकी ये दुर्गति क्यों हो गई होती? पीडीए को लेकर के बात करते हैं। लंबे समय तक ये अंबाई समीकरण के आधार पर राजनीति करते रहे अशोक जी। अंबाई मतलब मुस्लिम यादव, डंके की चोट पर राजनीति करते रहे हैं। 2022 से 2012 से मैं बात उठा लेता हूं, उससे पहले चलिए मुलायम सिंह यादव थे, वो दिवंगत हो गए। तब से लेकर के आज तक का मतलब 2022 तक ये अंबाई समीकरण के आधार पर राजनीति करते रहे, मतलब मुस्लिम यादव के आधार पर। इन लोगों ने इतना लंबा समय मुस्लिम यादव को दिया क्या, बताने का कष्ट करेंगे? अब ये पीडीए लेकर के आ गए। पिछला दलित और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव से एक बार पूछा गया था अशोक जी, ये ए का मतलब क्या है? तो ये अगड़ा कहने लगे। अखिलेश यादव खुद में नहीं अभी संतुष्ट है, क्या मेरा मतलब है? बस कुछ भी बोले शुद्ध। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम करती है। और हम लोग एक स्पष्ट विचारधारा है, प्रखर राष्ट्रवाद, उससे हम लोग समझौता नहीं करते हैं। हम लोग लंबे समय तक राजनीति कर रहे हैं और हमारे जितने भी 8 प्रत्याशी हैं, 8 के 8 जीत के। मैंने कहा, स्पष्ट बोल दिया भाई, जब किसी नाव में छेद हो जाता है, नाव डूबने के कगार पे होती है, तो उसके अंदर के जो यात्री होते हैं भागने लगते हैं। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की वही स्थिति है। वोट कहां से आने? वोट तो भाई विधायक ही देगा। तो आप तो समझदार है अशोक जी। अशोक जी, जो प्रत्याशी लड़ेगा उसके मित्र होते हैं, हमारी एक खाटी विचारधारा है, विचारधारा से संबंधित लोग होते हैं, तो वो सब हमको वोट देंगे। तो इसमें कहो कितनी लगड़ी भिन्न है। आप अपने 3 प्रत्याशी जिताने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। अब 3 उतार दीजिए, 4 उतार दीजिए। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के 3 लोकसभा सांसद हैं। सबसे बुरी दौर में गुजर रही है। अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी सिर्फ नीचे की तरफ जा रही है, डूब रही है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा खराब स्थिति है समाजवादी पार्टी की। अब यहाँ ज्ञान देने का काम जनता को करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है, वैसा करती है, ये करती है। देखिए, घपले घोटाले करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेलों में जा रहे हैं, कहने की कोई जरूरत थोड़ी ना होती है अशोक जी। आज से 20 साल पहले की नेता की स्थिति देख लीजिए, 20 साल बाद की नेता की स्थिति देख लीजिए। ईडी तो उसके पीछे जाएगी, सीबीआई तो उसके पीछे जाएगी, इनकम टैक्स तो उसके पीछे जाएगा ही। भारतीय जनता पार्टी जो है इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है। हम लोग अगर किसी के ईडी सीबीआई माना अगर कोई एजेंसी दुरुपयोग कर रही है अशोक जी, मान लेते हैं, तो ये लोग न्यायालय गए क्या किसी विषय को लेकर के? आज तक ये किसी विषय को लेकर न्यायालय गए? मैंने एक बात अभी आपको बताई, 2022 के चुनाव में जो आरोप उन लोगों ने चुनाव आयोग के ऊपर ले किया था, उसके बाद इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, बगले झाँकने लगे थे। इसी प्रकार के उल्टे सीधे आरोप ये लोग लगाते रहते हैं। मैं पूरा कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी मैदान में 8 का 8 जीतने का काम करेंगे। ये आप लगातार दावा कर रहे हैं। खैर अशोक यादव जी, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ने, मुझे लगता है कि बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतारा है। आपकी पार्टी में रहे हैं, पार्टी के तमाम नेताओं से अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, अनुपम जी भी यही बात कह रहे थे। उनके जो पार्टनर हैं वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़े बहुत सारे लोग हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेन आप ही के ऊपर टारगेट किया गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, उनके सभा में रिश्ते अच्छे रहे हैं, तो कुछ वोट इधर भी आ जाएंगे? अशोक जी, एक सवाल मैं भी अशोक जी से पूछ लूं। अशोक जी, मैं बहुत ये एक राजनीतिक बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इस पे लिखता रहा हूँ, ट्वीट करता रहा हूँ, और बहुत मेरी जेन्युइन क्यूरियोसिटी है, मेरी सहज उत्सुकता है ये। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर जया बच्चन जी को लगातार 5वीं बार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजने का ये एक रिकॉर्ड है। आज तक भारतीय संसद में कोई भी व्यक्ति लगातार एक पार्टी से 5 बार राज्यसभा नहीं पहुंचा। तो मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर, मैं एक सिंपल एक बात आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर लगातार जया बच्चन को 5वीं बार संसद में भेजने का क्या एक कारण हो सकता है? कुछ हम लोग को भी समझाएं। अशोक जी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद फिर अनुपम जी की जिज्ञासा को भी शांत कीजिए। देखिए, ऐसा आपने जो सवाल किया है कि समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य इसके पहले संजय सेठ जी को लेकर आपने सवाल किया। देखिए, राजनीति में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है। हम राजनीति में हर चीज विचारधारा और पार्टी लाइन पे होती है। व्यक्तिगत संबंध होने गए हैं, लेकिन पार्टी लाइन से इधर हट करके कोई विधायक हमारा
क्या उनके संजय सेठ संबंध में आके वोट दे देगा क्या? ये कुछ सब चीजें तो राज्यसभा में ऐसी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको खोल के दिखाना भी होता है। तो ये सारी चीजें सब खाली कहानी सुनने की है। अभी रविंद्र जी कई बातें उन्होंने बोला, अच्छा लगा मुझे सुन के बातें। इन्होंने कहा कि एमवाई, अब हमारे मुख्य सचेतक मनोज पांडे यहाँ की वाई है, अपने सरकार में विधानसभा माता प्रसाद पांडे यम है कि वाई है। देखिए ऐसा है, ये लोग जो है कुछ ऐसा कोड वर्ड याद कर लेते, उसी को रटते रहते 24 घंटा। अभी एक कह रहे थे, इनके मुख्यमंत्री जी हमारे कह रहे थे योगी थी 86 में से 56 एजीएम यादव हो गए। तो हमारे राष्ट्रपति जी ने पूछा उनसे, भैया लिस्ट दे दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी ये लोग पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा नेतृत्व झूठ पे टिका हुआ। ये लोग जो करते हैं वो नहीं करते हैं, ये तो डिक्टो है। अच्छा, अभी इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गलत जाए। आपको याद होगा कि जब से हमारा इंसेप्शन हुआ, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, इंसेप्शन काल से लेकर आज तक का 37% वोट शेयर कभी समाजवादी पार्टी ने अचीव नहीं किया था। तो ये 37% जो हाईएस्ट वोट शेयर है, इसको एक करने गर्त में जा रही है, बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनके मतलब क्या सोच के कर रहे हैं राघवेंद्र जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अनुपम जी ने जो सवाल किया है कि जया बच्चन जी को लेकर, आप देखिए जो राज्यसभा का कॉन्सेप्ट है, आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों से मैं जुड़े हुए यहाँ पे, लेकिन जहां तक मैं जाता हूँ राज्यसभा में जो अपने अपने क्षेत्रों की विद्वान लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई, चाहे वो जर्नलिज्म में कोई बड़े चेहरा है, या कला क्षेत्र का बड़ा चेहरा है, या विज्ञान क्षेत्र का बड़ा चेहरा है, शिक्षाविद है, तो ऐसे लोगों का बनाया गया था। तो उसी क्रम में जया बच्चन जी को जो मतलब जो कलाकार, तो उस कलाकार को देखते हुए उनको लगातार पार्टी जो है मनोनयन कर रही है। किसी को बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए जया बच्चन जी को लेकर के। हम देख रहे हैं कि लगातार जया बच्चन को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है जो टारगेट करने वाली हो। पहली बात कि इस देश की जानी मानी अभिनेत्री नहीं है, कला क्षेत्र में उनका एक महारत है और महिला है, हमारे पार्टी का अच्छे से पक्ष रखती है राजस्थान, सारी चीजें हैं। और पीडीए के सवाल में फिर कर रहा हूँ, पीडीए के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी पार्टी की है, और हम लोग अभी 16 सीटों की रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। इसी क्रम में बाकी जो सीटें हैं उसका रिप्रेजेंटेशन देने का है पीडीए के लोगों को। ये आश्वासन भी दे रहे हैं, हमारा राष्ट्रपति ने भी दिया है। चलिए, तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। तमजीद जी, ये यूपी में राज्यसभा चुनाव का गणित तो पूरी तरह से बिगड़ गया। बीजेपी ने आज 8वां उम्मीदवार उतार दिया, उनके पास भी जीतने के लिए 8 वोट कम है, और आपका जो गठबंधन है उसके भी 3 उम्मीदवारों को जीतने के लिए 1 या 2 सीट कम पड़ रही है। अगर पल्लवी पटेल भी नाराज हो गई तो 2 कम पड़ेंगी। नहीं, अशोक जी नमस्कार। देखिए, कोई नाराजगी जैसी कोई बात मुझे नहीं दिख रही है। बाकी इसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी ने दे दिया है कि निश्चित रूप से उनके पूरे एमएलए इंटैक्ट होंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस पार्टी के 2 वोट है, वो तो निश्चित रूप से हम गठबंधन का हिस्सा है, तो वो वोट उन्हीं को जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा ना तो स्पेस है, ना तो कोई बहुत बड़ा स्कोप है इस राज्यसभा के चुनाव में। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक उम्मीदवार दे के एक चीज तो जनता के बीच में अपनी इमेज और पुख्ता कर ली है कि उनका जिस तरीके से धन बल पे, जिस तरीके से बाहुबल पे, जिस तरीके से एजेंसीज के जरिए उनका चुनाव लड़ने का तरीका है, उस इमेज को उन्होंने और पुख्ता कर ली है। इस चुनाव के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया है। देखिए, आप एक बात बताइए अशोक जी, निश्चित रूप से उनके पास तो वोट नहीं है, ये तो हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सभी मान रहे हैं कि उनके पास वोट नहीं है जितने वोट चाहिए वो जीतने के लिए संजय सेठ जी को। तो जब उतने वोट नहीं तो ये क्या करेंगे? खरीद फरोख्त करेंगे। खरीद फरोख्त से बात नहीं बनेगी तो एजेंसियों के जरिए दबाव डलवाएंगे, एजेंसियों के जरिए दबाव से बात नहीं बनेगी तो पुलिस प्रशासन लेके बुलडोजर भेज देंगे विधायकों के घर में। तो ये करने का पूरा जो इनका जो प्रचलन रहा है, जो इनका क्रियाकलाप रहा है, इसको ये और जनता के बीच में मजबूत संदेश देंगे कि हम खरीद फरोख्त, बाहुबल, धन बल, हर चीज का प्रयोग करके चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी किसी भी सीमा तक हम गिरने को तैयार है। तो ये स्थिति कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की और मजबूत होती चली जाएगी जनता के बीच में, कि जिस तरीके से तानाशाही व्यवस्था कायम की है, उस व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया इन्होंने संजय सेठ की उम्मीदवारी को समर्थन देके। हालांकि इसके पहले भी राजस्थान में भी इन्होंने ऐसे ही काम किया था। आपको याद होगा कि सुभाष चंद्रा जी को उन्होंने भेज दिया था राजस्थान में, क्या हुआ? हार के चले आए, जीत तो नहीं गए। राजनीति में बाहुबल और धनबल का एक पर्टिकुलर स्पेस है।
लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी उस स्पेस को भी नहीं छोड़ना चाह रही है, लोकतंत्र की हत्या करना तो इनका डेली का काम हो गया है। तो उस लोकतंत्र की हत्या में तो एक और बार इन्होंने कर दिया है कि जिस तरीके से इन्होंने विधायकों को खरीदने का, अपने एजेंसी यूज करने का, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करने का इन्होंने पूरा प्रायोजित कार्यक्रम अपना तैयारी कर ली है, और पूरी उम्मीद है कि उसी पे कार्यक्रम पे चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इंटैक्ट रहेगी और इनको राज्यसभा के चुनाव में हरा देगी। राघवेंद्र जी, वही आरोप जो समाजवादी पार्टी ने लगाया बीजेपी के ऊपर, वही आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। वो कह रही बुलडोजर भेजेंगे आप जब सीट पे वोट नहीं मिलेगा तो। अशोक जी, ये लोग, मैंने कहा ना, आरोप लगाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। विधायक का हम लोग बुलडोजर, कौन से विधायक का बुलडोजर से गिरा दिया गया है भाई? अगर अपराध या अपराधी होगा या उसका मकान नक्शे से नहीं बना होगा, विधायक या सांसद को गिरा दिया जाएगा। ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई लगड़ी भिन्न थोड़ी ना है, रॉकेट साइंस है क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ लोगों को वीआईपी कल्चर नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि लोकतंत्र, ये लोग भाई गिनी चुनी शब्द इनके पास है। लोकतंत्र खतरे में है, न्यायिक व्यवस्था खतरे में आ गई है, जनतंत्र खतरे में आ गया है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हर डिबेट में मैं इनको बताता रहता हूँ, हर डिबेट में इनको बताता रहता हूँ, परास्त करता रहता हूँ, लेकिन ये लोग अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे। लोकतंत्र मजबूत आपके राजस्थान में था, एक दलित महिला के साथ बलात्कार करके उसको पेड़ में टांग दिया गया था। बेरोजगारी दर कितनी थी राजस्थान में? अभी राजस्थान में अभी आपकी सरकार गई है 37%। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब गई थी अशोक जी, तो 17.5% बेरोजगारी दर थी। हम लोगों ने उसको कम करके 3.5% पे लाने का काम किया। इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध है, हर तरीके के आंकड़े उपलब्ध है, लेकिन ये लोग इस बात को सुनने को नहीं तैयार रहते। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकारें हैं। केंद्र की सरकार लोकप्रिय, हम लोग 23 सीटें जीत करके नरेंद्र केंद्र की सरकार में हम लोग दोबारा नहीं आए। 303 सांसद आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के देश में हैं। हम लोग 370 के लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ हमारी सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम लोगों के लिए लोकतंत्र खतरे में है, और जो हम लोगों को देश की जनता पसंद नहीं कर रही है, इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय पार्टी है। अभी जो परंपरागत सीटें हैं इनकी, सोनिया गांधी भाई उत्तर प्रदेश में स्कोप नहीं है क्या लोकसभा में? रायबरेली छोड़ करके राजस्थान से राज्यसभा में जा रही हैं। इनकी परंपरागत 2 सीटें थी, अमेठी और रायबरेली, तो ये कांग्रेस सिमट के रह गई थी। अब इस बार भी वो खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो है गलत काम करती है। हम लोग अब क्या इनको बताएं अशोक जी? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए हैं, सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। पॉजिटिव इनकम्बेंसी के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 5.5 दर्जन सांसद हमारे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, वो सब हाशिए में है। अभी बता रहे थे अखिलेश यादव जी ने बड़ा अच्छा काम किया। अशोक जी, अखिलेश यादव 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसको बाद से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं जीते हैं। ये 2014 का लोकसभा ये हारे थे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे हैं, 2019 का लोकसभा हारे हैं, उसका 2022 का विधानसभा चुनाव हारे हैं, उसका आजमगढ़ रायपुर जो इनकी परंपरा का सीट है, जो एमवाई है, जिस आधार पर ये राजनीति करते रहे अशोक जी, 60% वोट हुआ करता था, वो ये हार गए हैं। आज की तारीख में अखिलेश यादव जो है, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक उनका जो है देखिए क्या परफॉर्मेंस क्या रहा है। अब ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतने परसेंट वोट बढ़ गया, उतने परसेंट वोट के, भगवान करे आपका ऐसा ही बढ़ते रहे वोट। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य लेकर के मान्यवर काम कर रही है। अपवाद हम कह सकते हैं एक आध सीटें ना जीते, 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और वही जीत करके आएंगे। और राज्यसभा में भी मैं फिर कहना चाहता हूँ, राज्यसभा में भी 8 प्रत्याशी मैंने उतारे हैं, और 8 की 8 जीत करके आएंगे। अशोक यादव जी जवाब दीजिए। अशोक जी, एक छोटी सी बात में, अशोक तिवारी जी, छोटी सी बात 10 सेकंड में। अभी ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस नहीं कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप। अभी चंडीगढ़ में आपने क्या किया, किस तरीके से आपने लोकतंत्र की हत्या की? कैमरे के सामने आपके पीठासीन अधिकारी ने बैठ के वोटों को इनवैलिड किया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। भाई कांग्रेस तो कह ही रही है, लेकिन उस पर जो चस्पा और आपके जो नियत पे जो मोहर लगा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट लगा रही है। चंडीगढ़ को कौन भूल सकता है? और वही कार्यक्रम आप यहाँ पे करने के फिराक में हो।
यही तो लोकतंत्र की हत्या होती है। और कैसे लोकतंत्र की हत्या होती है? आप चिल्लाओगे थोड़ी नहीं कि हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो नजीर जो सिम्टम दिख रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि आप रोज जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, ना किसी को शुबा है। अशोक यादव जी, ये जो बात अभी राघवेंद्र जी ने उठाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई कि 2012 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ये बात बीजेपी हर चर्चा में उठाती है कि लगातार समाजवादी पार्टी का ग्राफ हर विधानसभा चुनाव में, हर लोकसभा चुनाव में गिरता चला गया। तो ये भी तो एक चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए। राज्यसभा का चुनाव तो मान लीजिए विधायक उसमें वोट डालते हैं। देखिए, अगर हमें जनता का प्यार आशीर्वाद नहीं मिलता या उसमें गिरावट आती तो हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन जनता का भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। और मैंने इससे पहले भी कहा कि 37% लोगों ने समाजवादी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है। तो इसलिए हमें ठीक है, अल्टीमेटली हम बहुत मजबूत हैं। केमिस्ट्री के हिसाब से इनका मामला ठीक हो जाता है, तो केमिस्ट्री भी हम लोग इसके बाद सही कर लेंगे। ज्यादा उसमें डायलेमा में न रहे राघवेंद्र जी कि बड़े आंकड़े पेश कर बेरोजगार के, वही मैं अभी देख रहा था। इनका अभी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 3.68 3.47 3.47 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर है। यह रिपोर्ट नीति आयोग की है। अब योगी सरकार की रिपोर्ट है, ये कहते हैं कि 6 करोड़ लोग को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अब देखिए डिफरेंस दोनों में, नीति आयोग भी सरकार का या केंद्र सरकार का, आयोग सरकार में, दोनों में कितना कंट्राडिक्शन है। ये लोग पूरे आंकड़ों की बातचीत करते हैं। ये लोग जो बोलते हैं ना, उसमें आप मान लीजिए कि 80% चीजें जो मैनिपुलेटेड होती है, जमीन में क्या होता है। अच्छा, ये देखिए, इसके पहले भी अभी इंडिया ने और रिपोर्ट दिया था एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, उसमें उन्होंने कहा कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। लेकिन यूएनडीपी की रिपोर्ट इसके उल्ट है। तो ये सब चीजें आंकड़ों की जानने की क्या बात है। दूसरी बात ये कहने लगा था कि हमारे पास बहुमत है, ये है, वो है। अभी कांग्रेस के साथी ने कहा था, उदाहरण दिया। तो ये सारी चीजें एक तो परिलक्षित हो गई। जैसे किसी को होता है ना कि बिल्कुल नंगा कर देना, तो उसने चंडीगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंगा कर दिया और पूरा विश्व बिरादरी के सामने की ऐसा भी होता है चुनाव भारत में। ये पीठासीन अधिकारी अपने कलम से भी बैलेट को खराब करके चुनाव हरवा सकता है। ये सारी चीजें देखिए जनता जान रही है। ये लोग सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ चौधरी चरण साहब को भारत रत्न देंगे, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देंगे, वहीं पे वो लोग अपने जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष किए, लेकिन किसानों को हमले करवा रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, वाटर कैनन मार रहे हैं। तो ये सारी चीजें सिंबॉलिक करते हैं। सबसे ज्यादा अगर इस देश का इसलिए करते हैं माननीय की 4 जातियां, किसान, युवा, मजदूर, गरीब, महिला। तो ये देखिए, ये सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं वर्ग का हुआ, खासतौर से हमारे अन्नदाता भाइयों का। आज जो स्थिति आपको बताऊं, बर्लिन, जर्मनी और पेरिस, फ्रांस, यहाँ पे किसानों का जो प्रोटेस्ट होता है, तो वहां की सरकार उसमें उनको सराहना करती है। देखिए, हमारे किसान है, उनकी अधिकार है प्रोटेस्ट करना, और हमारा संविधान अधिकार देता है राइट टू डिसेंशन, राइट टू प्रोटेस्ट। और भी अहिंसक प्रोटेस्ट का कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सरकार कहती है मदर डेमोक्रेसी, मोदी जी बोलते हैं मदर डेमोक्रेसी, पता नहीं कहां से शब्द सीख लिए हैं मदर डेमोक्रेसी। और मदर डेमोक्रेसी यही है राघवेंद्र जी कि आप किसानों को प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहते हैं, उनके ड्रोन से हमला करवा रहे हो, वाटर कैनन मार रहे हो, सारी चीजें क्या है। ये डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी है, मदर डेमोक्रेसी, चीज समझ से बात जनता का जहां तक है, जनता समझ गई है। ये खाली सिंबॉलिक पॉलिटिक्स करें, कोई भगवान राम के नाम पे, कभी भारत रत्न के नाम पे, कभी कुछ के नाम पे। लेकिन क्या कराएगा धीरे धीरे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन इस देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी अशोक जी, आप देखिएगा इनके दलों में इतनी भगदड़ मचने वाली है ना कि ये खुद अपन भगदड़ नहीं संभाल पाएंगे। किसी भेजेंगे, ये सारी चीजें इनके हाथ से निकल जाएंगी। आप बस देखते रहिए धीरे धीरे अशोक जी। बिल्कुल। अनुपम जी, मुझे एक बात बताइए कि ये बीजेपी के ऊपर जो आरोप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस लगा रही है, ये तो हम लोग खैर सुनते रहते हैं। आरोप भी इनके जायज भी है, कई जगह ठीक भी नहीं होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कल एक घटनाक्रम घटित हुआ, परसों जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी सामने आई। आज संजय सेठ ने जब नामांकन किया तो राष्ट्रीय लोकदल के सभी 9 विधायक दिल्ली में जयंत चौधरी के साथ मिलने पहुंच गए और उनकी एक तस्वीर लोकदल ने ट्वीट कर दी। तो क्या ये लगता है कि बीजेपी कोई भी जब राजनीतिक कदम उठाती है तो बहुत सुनियोजित तरीके से अपनी एका का भी मैसेज दे देती है?
मतलब आज जब संजय सेठ का नामांकन हुआ तो उनके सहयोगी दल निषाद पार्टी के संजय निषाद और क्या नाम है, माफ कीजिएगा, आशीष पटेल, अपना दल के जो नेता है वो नामांकन में मौजूद रहे और लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी 9 विधायकों के साथ दिल्ली में मौजूद रहे। उन्होंने फोटो ट्वीट कर दी। अशोक जी, 9 विधायक अपने आप से अपने नेता से मिलने नहीं पहुंचते हैं, बिल्कुल नेता ठीक बात है। बुलाता है, नेता बुलाता है, यही तलब सवाल मैं कर रहा करता था। है सबको। हाँ, ये बुलाया, मतलब बुलाया गया उनको, पहली बात। दूसरी बात, जो ये फंसी हुई सीट है, वो हमेशा, मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, वो फंसी हुई सीट हमेशा एक धन बली को दिया जाता है। ऐसा ही समाजवादी पार्टी ने भी इनको भेजा था सांसद, और भाई आपने जिसको सांसद के योग्य समझा उसी को भाजपा ने सांसद के योग्य समझा। तो चलिए, कम से कम एक इशू पे तो आप दोनों पार्टियां एक जैसा सोचती हैं। और मेरा संजय इसमें सेठ एक के नाम की पैसे बात का, कर रहे हैं। जी संजय सेठ की बात कर रहा हूँ, और मेरा इसमें एक पैसे का मुझे संदेह नहीं है कि वो जो आखिरी सीट होती है जिसके लिए वोट कम पड़ते हैं, उसमें एक ऐसे आदमी का चयन होता है कि जिसमें बड़ी पार्टी जो, देखो भाई हमने तुमको खड़ा कर दिया, अब जाके पैसे का इंतजाम तुम खूब कर लो, जाके विधायकों से बात सीधे कर लो, जो लेन देन करना है सीधे कर लो। संजय सेठ को भी ऐसे ही भेजा गया है। और संजय सेठ, मैं फिर से दोहरा दूं, समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोष संभालते रहे हैं। 2019 में जब उनके यहाँ छापे पड़े तो वो भाजपा में पलट गए, तो अब भाजपा में भी उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। सपा में, बसपा में, राष्ट्रीय लोकदल में, जयंत चौधरी तक हर नेता से उनकी पकड़ है। और लेकिन बात कुछ और है इसमें अशोक की, बात ये नहीं है, वो तो हर बार जब फंसी हुई सीट होती है तो एक उद्योगपति लाके खड़ा कर दिया जाता है कि जाओ भैया हमने आपको खुली फील्ड दे दी, जाके खरीद लो। बात कुछ और है। देखिए अशोक यादव जी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों उनकी आवाज हम लोग को साफ आ नहीं रही है। पता नहीं, शायद आपके यहाँ से दिक्कत है या उनके यहाँ से दिक्कत है। लेकिन जो कुछ भी, अब जब मैं जया बच्चन वाला सवाल पूछा, मैंने नहीं पूछा, आपकी पार्टी पूछ रही है, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं, आपकी टिकट पे चुनाव जीती पल्लवी पटेल पूछ रही हैं, क्या हुआ तेरा वादा। बात पीडीए की और रंजन बच्चन बना दिया आपने, एक मैडम को 5वीं बार भेज रहे हैं आप। तो हम भी वो एक जाहिर से सवाल आते हैं। रामजी लाल सुमन एक पुराने दलित पॉलिटिशियन हैं, फिरोजाबाद से आते हैं, और समाजवादी पार्टी इस बात को मान के चल रही थी कि रामजी लाल सुमन जीत जाते हैं तो फिरोजाबाद में राम गोपाल लड़के के चुनाव में मदद आएगी, अच्छा होगा। लेकिन जब आप उनको तीसरे नंबर पे रखते हैं, जब आप उनको रिस्की सीट पर रखते हैं, जब आपको मालूम है आपके 2 विधायक जेल में हैं, जब आपको मालूम है आपका कोटा ऐसे ही नहीं पूरा हो रहा है, जब आप देख रहे हैं कि पल्लवी पटेल भी पलट जा रही हैं, और ऐसे में अगर संजय सेठ जीत जाते हैं, जो कि अपने पैसे की ताकत से, ये बिल्कुल इसे कहने में गुरेज नहीं है, संजय सेठ का राजनीति में क्या योगदान है सिवाय इसके कि वो पैसे वाले हैं। उनका समाजवादी पार्टी में क्या योगदान था, उनका भाजपा की राजनीति में क्या योगदान। तो इसमें कोई मुझे दो राय नजर नहीं आती, शक नजर नहीं आता कि वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसे में जीत जाते हैं तो आपकी पार्टी आप पे सवाल करती है कि साहब आपने एक, जिस पीडीए की आप बात करते हैं, तो एक दलित कैंडिडेट को आपने तीसरे नंबर पे क्यों रखा। अगर आपको तीनों को रखना ही था तो आप रसुमन को पहले नंबर पर रख सकते थे, दूसरे नंबर पर रख सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, जो विरोध के स्वर आ रहे हैं वो पार्टी के अंदर से आ रहे हैं। मीडिया तो उनको सिर्फ रिपोर्ट कर रही है अशोक जी कि साहब जया बहादुरी इतनी बड़ी इंटेलेक्चुअल कैसे हो गई कि उनको 5 बार भेजना पड़े। आलोक रंजन साहब एक ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने आपकी पॉलिसी, अब देखिए पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन पे क्या कह के हमला किया अशोक जी। पल्लवी पटेल ने कहा कि आलोक रंजन वो शख्स हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी में त्रिस्तरीय आरक्षण को लागू नहीं होने दिया। पल्लवी पटेल हुई, स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, दोनों आपको पिछड़ों का विरोधी कह रहे हैं, दलितों का विरोधी कह रहे हैं। आज अखिलेश यादव आए थे टीवी के सामने, पर उन्होंने इन दोनों ही बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा पार्टी के अंदर हम इसको सुलझा लेंगे, मेरे ख्याल से उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन घूमते की बात यही है, हाँ अशोक जी, बात सिर्फ इतनी है कि अगर ये 8वीं सीट सपा हार जाती है, और जिसकी पूरी संभावना है, और उसका मैं फिर से कारण बता रहा हूँ, क्योंकि संजय सेठ ने जो कारनामा सपा में रहते दिखाया था वही कारनामा अब वो भाजपा में रहते दिखाएंगे। अगर ये तीसरी सीट रामजी लाल सुमन की, एक दलित की सीट, सपा हार जाती है, तो ये जो बच्चन रंजन को लेके तमाशा मचा हुआ है
ये और इसमें और मोमेंटम आ जाएगा, ये और लोग सवाल करेंगे। अशोक जी। अशोक यादव जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए इस सवाल पे, ये बड़ा सवाल है। आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं के नजदीक रहे हैं, हालांकि और आपने भी अशोक एक जी, बात कही थी सवाल मेरा नहीं है, सपा के लोगों का है, नहीं, स्वामी बिल्कुल ठीक प्रसाद बात है। मौर्य जो का बात है, जिस बात पर हम पल्लवी लोग चर्चा पटेल कर का रहे है। हैं, आम लोगों की सवाल की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं। अशोक यादव जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, इस बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट अपना मत रख दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में जो भी दिक्कतें हैं वो हम लोग बैठ कर सुलझा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात आप लोग जो बार-बार संजय सेठ का नाम ले रहे हैं, तो संजय सेठ थे हमारे पार्टी में, इसमें कोई हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमारी पार्टी में नहीं थे। और जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और किस स्तर से भारतीय जनता पार्टी उनको जितवाने का मतलब प्लान बनाई है, ये तो भाजपा को भी पता, संजय सेठ को भी पता है और उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है बात है। तो सारी चीजें देखिए पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी धीरे धीरे कि क्या चल रही संजय सेठ जितवाने के लिए। अगली बात जो आपने कहा है कि मतलब रामविलास सुमन जी को लेकर के या जया बच्चन जी को लेकर के, आलोक रंजन जी को लेकर के, तो पार्टी का नेतृत्व कैसा था। दूसरी बात की हमारे पार्टी में बिल्कुल डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। अगर किसी को कोई बात नहीं ठीक लग रही है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हमारे नेतृत्व से वो बात कर लीजिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं जिसमें हम पीडीएफ लोगों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीन सभा के बाद हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा। हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं जहाँ हम लोग उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अशोक जी। चलिए, तमजीद अहमद जी, क्या उलझ गया चुनाव राज्यसभा का यूपी में? उलझ गया पूरी तरह से, मुझे लगता है। उलझा नहीं है, उलझाया गया है। जिस तरीके से मैं निश्चित रूप से मैं इस बात को दोहरा चुका हूँ। ठीक है, चुनाव में अच्छी बात है, लोकतंत्र में चुनाव हो भी जाना चाहिए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये जो अटेम्प्ट है वो फेल होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी अपने एमएलए को इंटैक्ट रखेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इस एडवेंचर में पूरी तरीके से फेल होने जा रही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आखिर में एक बार फिर से मुझे जो हम लोगों को जो आशंका है कि चंडीगढ़ वाला फार्मूला कहीं अपना न ले यहाँ पे, कि जिस तरीके से सत्ता शासन के बल पे चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई है, वैसी हत्या करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करेगी। इतना तो मैं हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने हत्या की लोकतंत्र की, वैसा पूरा प्रयास इनका रहेगा कि यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी हत्या की जाए। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि चुनाव है, चुनाव होंगे, एमएलए इंटैक्ट रहेंगे समाजवादी पार्टी के, उम्मीद है हम लोगों की पूरी। और ये चुनाव निश्चित रूप से एक इंडिया घटक दल के हिस्सेदारी के हिसाब से भी बेहद अहम चुनाव है और निश्चित रूप से एक अच्छी संख्या में राज्यसभा पूरे देश से इंडिया घटक दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और काफी दलों के साथ चुन के आएंगे। इसमें हमें कोई शंका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का जवाब देना है कि उस तरीके का प्रयास क्यों कर रही है और ये सवाल पूछे भी जाने चाहिए अशोक तिवारी जी। ये बहुत मौजूद सवाल है कि क्या जरूरत पड़ी, जब आपके पास नंबर नहीं है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ी है कि एक पूंजीपति को ला के आप चुनाव लड़वाना चाह रहे हो। फिर जिस तरीके से आज आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितना बड़ा हमला किया है कि आपको खुलासा करना पड़ेगा। तो हो सकता है उस खुलासे में जो अभी जिस पूंजीपति को लेके आया जा रहा है तो उसमें हो सकता है उनकी भी कुछ हिस्सेदारी, बड़ी हिस्सेदारी हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना एक्सपोज कर रही है तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा मिल रहा होगा भारतीय जनता पार्टी को। ना तो उनसे राजनीति से कोई लेना देना है, ना तो जमीन की पॉलिटिक्स से उनसे कोई लेना देना है। एक उद्योगपति है और एक उद्योगपति बीजेपी दांव लगा रही है, वो भी इस तरह का दांव की हारी हुई बाजी खेल रही है। तो निश्चित रूप से उस इलेक्टोरल बॉन्ड में मुझे उम्मीद है, मुझे आशंका है कि हो सकता है उस इलेक्टोरल बॉन्ड में इनकी भी हिस्सेदारी हो। हालांकि 6 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारा खुलासा करना है, तो खुलासा हो जाएगा कौन कौन इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कैसे भारतीय जनता पार्टी को टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का 80% जो डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों मिल रहा है, कैसे कौन कौन है भाई वो जो डोनेशन दे रहा है, तो वो सबका खुलासा होना है। तो सारी कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा क्यों भारतीय जनता पार्टी कुछ उद्योगपतियों को पूरा देश बेच रही है, तो उसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन हमें इस चीज की भी आशंका है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इसको भी एक ऑर्डिनेंस लाके इसको भी पलट दिया जाए, क्योंकि ये चाहेगी भी नहीं कि उसका खुलासा होने पाए, क्योंकि वो राकेश जी, ये हारी हुई बाजी पर दांव क्यों लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए कांग्रेस कह रही है कि हारी हुई बाजी पर दांव क्यों लगा रही है बीजेपी? कांग्रेस को कहने दीजिए भाई, कांग्रेस जो कह रही है अपने हिसाब से कह रही है। भारतीय जनता पार्टी भाई योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों ने रणनीति बनाई है
अब कोई रणनीति अगर गोपनीय रणनीति है उसको हम ओपन कर देंगे तो क्या वो रणनीति रह जाएगी क्या? हम लोगों ने पिछली बार भी इस तरीके के रिस्क लेते रहे और सफल होते रहे हैं। भाई अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बेवजह का आरोप लगाते रहते हैं। भाई अगर इनके पास किसी घपले घोटाले को लेकर के या कोई अन्य विषय को लेकर के कोई प्रमाण है, न्यायालय चले जाए। अभी राम जन्मभूमि वाले विषय में ये लोग आरोप लगा रहे थे चंदा खा लिया, इसी प्रकार से बेकार के आरोप लगाते हैं। देश की जनता इससे आजिज हो चुकी है। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को उसड़ देना, 80% चंदा क्यों मिलता है? अरे सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कोई रॉकेट साइंस है? सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनके राहुल गांधी से ये आतंक अपराधी व्यक्ति हैं, और आज की तारीख में राहुल गांधी सोनिया गांधी दोनों घपले घोटाले को लेकर के जमानत पर है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, इस विषय को लेकर के ज्यादा नहीं लेना चाहते हम। इंडी गठबंधन जो इनका इंडी गठबंधन है, देश में उन दगे हुए कारतूसों का संग्रह है जो दग चुके हैं। देश की जनता जिनको एक सिरे से नकार चुकी है, उनके ऊपर विश्वास करने की तो बात छोड़िए, उनकी बात सुनना नहीं चाहती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने घूम रहे, भाई चंदा भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा क्यों मिलता है? ये कोई कठिन बात है क्या? ये कोई आप कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? कठिन बात तो नहीं है, ये बात तो सही है। सबसे ज्यादा विश्वसनीय पार्टी है, सबसे ज्यादा ईमानदार राजनीतिक दल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय राजनीतिक दल है। इसमें ऐसी कौन सी चीज है कमजीत जी? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में रणनीति बना रही है। उद्योगपतियों की सबसे विश्वसनीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उद्योगपतियों की सबसे विश्वसनीय पार्टी। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को कह चुका है। कोई नहीं, अभी डाटा आएगा सब, अभी डाटा आने दीजिए, डाटा आने दीजिए, नहीं डाटा आने दीजिए, सारा खुलासा हो जाएगा आपका सारा खुलासा हो जाएगा कि कैसे आपको कौन चंदा दे रहा है, कैसे वो चंदा मिल रहा है, सारा खुलासा हो जाएगा। वो तो आप लोग राफेल में भी कहते रहते, राफेल में क्या राजेंद्र जी आरोप लगाते रहते हैं, राजेंद्र जी नहीं मिलता है। सच की एक खासियत होती है ना, वो सामने आ जाता है। नहीं समझ अभी सारा खुलासा हो जाएगा, अभी सारा खुलासा हो जाएगा आपका कि आप कैसे इतना पुराना देश की सारी संपदा चंद उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, उसका सारा खुलासा भी आ जाएगा। अभी आने दीजिए, रेल बेच दिए, गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, क्या बचा क्या है? कौन सी संपदा क्या है? कौन सी संपदा? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे लाइन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे लाइन बेच दिया, सब कुछ किराए पे आपने दे दिया, सब कुछ किराए पे आपने दे दिया। और वही 2-3 चंद उद्योगपतियों का खुलासा होने दीजिए राजेंद्र जी। 6 तारीख तक मैं आपको चुनौती देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को खुलासा तो करके दिखलाए, वो इस बात का खुलासा तो करे, वो इस बात का खुलासा करे, कौन आपको चंदा दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आपको चंदा कौन दे रहा है? खुलासा कीजिए इसका, देश की जनता जानना चाह रही है कि कौन है वो। लेकर के चल रहा हूँ, ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं जाता था कमजीत जी, जब कोई घपला घोटाला नहीं होता। 2004 में चौधरी बात कर रहे हैं, इससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं। तमाम तरीके के घपले घोटाले हुए, सबको पता है राजेंद्र जी सबको पता है कि आपने देश को कितने करीने से लूटा है, सबको पता है। चंद उद्योगपतियों को पूरा देश बेच दिया। मेरे पास वक्त की थोड़ा कमी है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे राज्यसभा में चुनावी रण की। मेरे साथ इस चर्चा में राघवेंद्र जी जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद। तमजीद अहमद जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत धन्यवाद। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, आपका भी बहुत धन्यवाद। और अनुपम मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर जहां पर चुनाव की मतदान की कोई संभावना नहीं थी, वहां पर अब वोटिंग होने वाली है, क्योंकि 10 सीटों पर 11 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। और बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को उनका नामांकन करवा दिया, जिससे चुनावी गणित पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह वोटिंग के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।